ए कंपनी दैट ओन्स द वर्ल्ड, एक ऐसी कंपनी जिसके बारे में तुमने कभी सुना नहीं होगा, जो यूएस के सारे मेजर बैंक्स को कंट्रोल करती है। एक ऐसी कंपनी जो दुनिया की सबसे बड़ी फार्मा कंपनीज, मेजर मीडिया हाउसेस को ओन करती है। दुनिया भर में जितने भी स्टॉक्स ट्रेड होते हैं उनकी 10% से ज्यादा ब्लैक रॉक कंट्रोल करता है। और अब ये कंपनी गवर्नमेंट से भी बड़ी और पावरफुल है। हर एक ट्रेंड कल्चर इनके कंट्रोल में है। जो ये चाहते हैं वही ट्रेंड होता है। और अब ये लोग $10 ट्रिलियन से ज्यादा के एसेट्स को कंट्रोल करती है, जो लगभग अमेरिका की टोटल जीडीपी का हाफ है। और वैनगार्ड दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो 7 ट्रिलियन से ज्यादा के एसेट्स को कंट्रोल करता है। बट डिड यू नो उसमें मेजर इन्वेस्टर कौन है? ब्लैक रॉक, जो 13% से ज्यादा शेयर ओन करता है। और सिर्फ यही नहीं, यूएस और चाइनीज गवर्नमेंट भी ब्लैक रॉक की हेल्प लेती है रिसेशन से बचने के लिए। और ब्लैक रॉक ने इन्हें 2008 में रिसेशन से बचाया भी। और पेंडेमिक के टाइम फेडरल रिजर्व ने किसको हायर किया था बॉन्ड परचेज मैनेज करने के लिए? ब्लैक रॉक। और ब्लैक रॉक को जिन कॉर्पोरेशंस की हेल्प के लिए हायर किया था, ब्लैक रॉक उन्हीं को ओन भी करती थी। और अब ब्लैक रॉक का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है कि वे लोग ग्लोबल इकोनॉमिक फॉर्म्स में टॉप पोजीशन पे बैठे। और ब्लैक रॉक ने ये सिर्फ 34 ईयर्स में किया है। और कोई भी मीडिया हाउस इसके बारे में कभी बात नहीं करेगा। इसके पीछे का रीजन आपको ये वीडियो में समझ आ जाएगा। बट द क्वेश्चन इज, डू दे एक्चुअली ओन द वर्ल्ड? लेट्स फाइंड आउट। लैरी फिंक, ब्लैक रॉक का फाउंडर, 1956 में एक वेल्थी लॉस एंजलिस फैमिली में बोर्न हुआ था। बचपन से ही उसे पावर चाहिए थी, इसलिए उसने पॉलिटिक्स में जाने का डिसाइड किया और बीए पॉलिटिकल साइंस में अपना कैरियर स्टार्ट किया। और उसे जल्दी ही ये समझ आ गया था असली पावर पॉलिटिक्स में नहीं, पैसे में है। और तभी उसने अपने गोल पॉलिटिक्स से चेंज करके बैंकिंग और रियल एस्टेट की तरफ कर लिए। लैरी स्टार्टिंग से ही रिच लोगों के बीच था। कॉलेज के टाइम पे वो एक सीक्रेट ग्रुप का मेंबर था। वो ग्रुप के कारण लैरी के पास स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस थे और उनकी एडवांटेज लेकर लैरी ने न्यूयॉर्क बेस्ड इन्वेस्टमेंट बैंक में अपना कैरियर बनाना स्टार्ट कर दिया। और वो फाइनेंस की दुनिया में अपने नाम की छाप छोड़ने वाला था। कुछ ही टाइम में लैरी हाईएस्ट अर्निंग एम्प्लॉय बन चुका था, $1 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट करके। और उसके साथ के एम्प्लॉयज को लग रहा था कि लैरी बहुत जल्द सीईओ बन जाएगा। वो अनस्टॉपेबल है और उसके साथ कोई भी कम्पीट नहीं कर सकता। पर लैरी फिंक एक टाइम बॉम्ब के ऊपर बैठा था जो कभी भी फट सकता था। और उसको डिफ्यूज करने की बजाय वो उसको और बड़ा करने में लगा है। और 1986 में उसकी रिस्की इन्वेस्टमेंट के कारण वो बॉम्ब फट गया और $100 मिलियन का लॉस हुआ। लैरी को नहीं, बैंक को। और पैसों के लॉस के साथ लैरी की अच्छी इमेज भी खत्म हो गई और बैंक ने उसे फायर कर दिया। ऐसा लग रहा था कि लैरी का वर्ल्ड को डोमिनेट करने का सपना एक सपना ही रह जाएगा। पर लैरी गिव अप करने वालों में से नहीं था। उसने इसी सिचुएशन की एडवांटेज लेके अपना फोकस रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क अवॉइडिंग पे डाल दी। और 36 साल की उम्र में अनएम्प्लॉयड होने के बाद लैरी ने अपने ओल्ड सीक्रेट ग्रुप के कनेक्शन से टीम अप करके 1988 में ब्लैक रॉक स्टार्ट कर दी। और अगले 5 सालों में ब्लैक रॉक $5 मिलियन से $8 बिलियन तक ग्रो कर गई। ब्लैक रॉक के लिए ग्रो करना हार्ड नहीं था, पर लैरी इसमें खुश नहीं था। वो अपने वर्ल्ड को कंट्रोल करने के ड्रीम को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता था, अपने टीममेट्स के साथ भी नहीं। उसने अपने को फाउंडर को $250 मिलियन में सारे शेयर बेचने पे मजबूर कर दिया, जिनकी कीमत आज $12 बिलियन होती। और उसके बाद ब्लैक रॉक और भी ज्यादा ग्रो हो गई। ब्लैक रॉक अनस्टॉपेबल थी, पर उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये था कि कोई भी ब्लैक रॉक की पावर को जानता नहीं था। ये लोग स्टार्ट से ही पर्दे के पीछे से सब कुछ कंट्रोल करते हुए आए हैं। लैरी फिंक स्टार्टिंग से ही एक टाइम बॉम्ब पर बैठा था और तभी 2008 में रिसेशन आया। एक ऐसा रिसेशन जो किसी भी ट्रेडर ने अपनी लाइफ में देखा नहीं था, जहाँ सारे अमेरिकन की लाइफ पे अफेक्ट होने वाला था। ये रिसेशन में एक अच्छी चीज थी कि सब कुछ लैरी फिंक के कंट्रोल में था। और लैरी को मालूम था कि 2008 में मार्केट क्रैश होने वाला है, पर ब्लैक रॉक पे इसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ। उनके एसेट मैनेजमेंट के कारण उल्टा ब्लैक रॉक के लिए ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। वॉल स्ट्रीट पे वो अब अकेला बॉस था जो इसको फिक्स कर सकता था। और वो अपने कनेक्शंस और बैंक का यूज करके वॉल स्ट्रीट पे सबसे पावरफुल बन गया। पर ये भी उसके लिए काफी नहीं था। वो गवर्नमेंट से भी ज्यादा बड़ा बनना चाहता था। और ब्लैक रॉक ने कुछ ही टाइम बाद ETFs प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया। उनकी स्टेबिलिटी और स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स के कारण वो काफी फेमस हो गई, जिसके कारण लैरी मार्केट में सबसे बड़ा बन गया। उसके न्यू मनी मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म के कारण वो बड़े बड़े बैंक से लेके सबसे छोटे रिटायरमेंट फंड्स तक सब कुछ कंट्रोल करने लग गया। उसका हाथ हर जगह था। और तभी ब्लैक रॉक ने दुनिया की सारी मेजर कंपनीज के स्टेक्स को बाई करना स्टार्ट कर दिया। गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, बस नाम लो, तुम्हें ब्लैक रॉक हर जगह मिल जाएगा। लैरी टेक्नोलॉजी की पावर को समझता था। वो जानता था कि फ्यूचर इकोनॉमी में टेक्नोलॉजी कितनी जरूरी हो। और तभी लैरी ने बिलियंस ऑफ डॉलर एक सुपर कंप्यूटर बिल्ड करने में लगा, जो एनालाइज करेगा कि उसका कौन सी इन्वेस्टमेंट उसको कितना प्रॉफिट देगी।
और ये प्रोजेक्ट का नाम था अलादीन, जो $20 ट्रिलियन एसेट को मैनेज करेगा। और जिसे नहीं मालूम, ये उस टाइम की यूएस की टोटल जीडीपी से भी ज्यादा था। और ब्लैक रॉक इन्हीं पैसों और एसेट्स का यूज करके और ज्यादा ग्रो करने लग गया। एंड नाउ दे आर टाइड टू गवर्नमेंट और दे आर द वन विद रियल पावर। पर स्टोरियां खत्म नहीं होती। पैंडेमिक के कारण हुए रिसेशन को कंट्रोल करने के लिए भी फेडरल रिजर्व ने ब्लैक रॉक को ही हायर किया था। पर ब्लैक रॉक कोई समाज सेवा नहीं करता जो वो हर बार आएगा और सबको सेव करेगा। और फेड उसके ऊपर डिपेंड था। और उसी डिपेंडेंट को यूज करके लैरी फिंक और ज्यादा पावरफुल बन गया। सिर्फ इकोनॉमी को कंट्रोल करने में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के ट्रेंड कल्चर को लैरी फिंक कंट्रोल कर रहा था। और फॉरेन बैंक की पॉलिसीज भी लैरी के कंट्रोल में है। और अब वेपन मैन्युफैक्चरर्स, ऑयल कंपनीज और मीडिया हाउसेज में भी लैरी के स्टेक्स थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, हर एक मेजर टेक कंपनीज में ब्लैक रॉक के शेयर थे। एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर, अमेजोन और इनकी लिस्ट एंडलेस है। पर मीडिया इनके बारे में कभी बात नहीं करेगा, क्योंकि 90% से ज्यादा मीडिया ब्लैक रॉक कंट्रोल करता है। पर ब्लैक रॉक इतना सब मैनेज कैसे करता है? जैसे मैंने आपको पहले बताया सुपर कंप्यूटर अलादीन के बारे में। और ये सब कैलकुलेशन करने के लिए अलादीन के पास डेटा सारी टेक कंपनीज से आता है और सारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से और सारे पेंशन फंड से, क्योंकि ब्लैक रॉक हर जगह है। रिसेंटली ब्लैक रॉक हाउसेज खरीद रहा था ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के, जिसके कारण यूएसए में हाउसेज के प्राइस 10 टाइम्स इंक्रीज हो गए। और अब जो भी हाउसेज खरीदने जाएगा उसे ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे और उसके लिए उसे लोन लेना पड़ेगा। वो रेंट पे रहे या लोन ले, अल्टीमेटली बेनिफिट ब्लैक रॉक का ही होगा। पर ये मूवी का सिर्फ ट्रेलर था। ब्लैक रॉक की स्टोरी यहाँ पर खत्म नहीं होती। हम सबको पता है चाइना में सब कंपनीज सीसीपी के अंडर में हैं, पर दुनिया में एक ऐसी कंपनी है जो उनका भी पार्ट है। और अब ब्लैक रॉक ने सीसीपी के साथ क्या डील किया और कैसे डील की, ये कोई भी नहीं जानता। जो कंपनियां यूएस ने ब्लैकलिस्ट कर रखी हैं, ब्लैक रॉक उनमें भी इन्वेस्ट कर रहा है। हाइक्स जो कंपनी सीसीपी के लिए सर्वेलेंस डिवाइसेस बनाती है, जिसकी हेल्प से सीसीपी सब पे कंट्रोल रखती है, उसमें भी ब्लैक रॉक इन्वेस्टर है। और ब्लैक रॉक ने रिसेंटली अपने इन्वेस्टर्स को चाइना में इन्वेस्ट करने बोल रहा है। एंड द स्केरी पार्ट इज ब्लैक रॉक के पास पूरे वर्ल्ड का डेटा है और ये लोग सीसीपी के साथ वर्क कर रहे हैं और इनका गोल सिर्फ प्रॉफिट है। चाइनीज इनको जैसा करने बोलते हैं ये लोग करते हैं। 2022 में जब ब्लैक रॉक को चाइना में एंट्रीज मिली, तब से ही वो चाइनीज कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है। सुपर कंप्यूटर के हिसाब से ये प्रॉफिटेबल है, पर वो सुपर कंप्यूटर चाइना के इन्फ्लुएंस और उनकी पॉलिटिकल पॉलिसीज के बारे में नहीं जानते। और दूसरी तरफ लैरी फिंक कहता है सोसाइटी वांट्स पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनीज टू सर्वाइव ए सोशल पर्पस। ये स्टेटमेंट लैरी के मुंह से सूट नहीं करता, क्योंकि चाइना में जो वो कर रहा है वो इसका अपोजिट है। 2023 में हम लोग एक सोशलिज्म फॉर रिच सोसाइटी में रहते हैं। एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट इज मैक्सिमम पीपल डिड नॉट इवन नो व्हाट डज सोशलिज्म फॉर रिच मीन। They are busy debating with each other for a random political party that does not even care about them.